हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार फिर से हाजिर हो गया एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री बिहार बोर्ड चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन लेकर के। यह हमारा पार्ट 4 है। जैसा कि कल हम लोग पार्ट 3 पढ़े थे, जिसका और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, ये केवल बिहार बोर्ड का बुक आप लोग मत समझिए, सीबीएसई वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सबका एक ही जैसा होता है। ठीक है ना, वर्ड पे ध्यान न दे, टॉपिक सबका एक ही जैसा होता है। तो आप लोग अच्छे से इसको सुनिए। तो चैप्टर हमारा शुरू करते हैं आगे, पार्ट 4। हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, क्योंकि बहुत ही कम समय में 4 से 5 दिनों में चैनल करीब करीब सब्सक्राइबर 70 हो गए हैं। और आप लोगों का ही प्यार है कि मतलब वॉच टाइम भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है, कि सबको ही मैं देख रहा हूँ कि वीडियो पूरा पूरा देख रहा है। तो ये मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, कि आप लोगों का मतलब ये सहयोग देख कर कि आप लोग मतलब चाहते हैं पढ़ना, इसलिए मैं पर डे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे 1848 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली एक देश है, ठीक है ना, और उसका एकीकरण कैसे हुआ, उसमें किसकी भूमिका क्या थी, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। देखिए, बात है 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी का अर्थ हुआ लगभग 1800 कुछ ईस्वी की ये बात है। तो वहाँ पे क्या था ना, कि वहाँ पे भौगोलिक अभिव्यक्ति ये था कि वहाँ पे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। स्वतंत्र राज्य का अर्थ होता है ना कि मतलब हर राज्य अपने आप का मालिक होना। जैसे क्या है, समझिए इस चीज़ को, कि जैसे कि अभी हमारे इंडिया में क्या है कि हमारा एक भारत देश है, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्य के मालिक हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, नहीं। ठीक है, वो यहाँ के मालिक हैं, यहाँ काम करेंगे, लेकिन इनके ऊपर भी केंद्र सरकार है जो पूरे राज्य को कंट्रोल करती है, पूरे देश को कंट्रोल करती है। ठीक है ना। तो स्वतंत्र राज्य कोई भी हमारे भारत में नहीं है। एक देश के अधीन सारे राज्य आते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या था ना, कि हमारे देश में भी जब राजा महाराजा होते थे, तो राजा लोग अपना अपना राज्य का मालिक होते थे। कोई गोपालगंज का मालिक हो गया, कोई सिवान का मालिक है, हर कोई अलग अलग मालिक था, कोई किसी का बात सुनता नहीं था। इससे क्या होता है ना कि देश का विकास नहीं होता है। उसी तरह इटली में भी था कि वहाँ पे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जिसके चलते वहाँ पर क्या था कि विकास काफ़ी रुक गया था और लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। ये बात कब की है? 19वीं शताब्दी के आरंभ की, यानी 1800 ईस्वी के स्टार्टिंग की बात है ये। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। यही कारण था कि कोई भी राज्य किसी से भी किसी प्रकार का कोई भी लगाव नहीं रखता था, अलगाव था। अलगाव मतलब क्या होता है? लगाव नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए परिवार है, अगर परिवार में कोई भी किसी से राय बात से बात न करे, किसी से अच्छे से न रहे, तो इसका अर्थ है कि परिवार में अलगाव की भावना है। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। देखिए, इटली का एकीकरण होने में केवल मतलब भौगोलिक समस्या नहीं था। भौगोलिक समस्या मतलब होता है जमीन का मामला, और भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। वो क्या थी? जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। जैसे क्या था ना कि हमारे इंडिया में पहले अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। उसके पहले राजा महाराजा, कई सारे वंश, मुगल वंश, बहुत सारे विदेशी आए, यहाँ पे राज किए। उसी तरह इटली में ऑस्ट्रिया एक देश है और फ्रांस एक देश है। जैसे फ्रांस की क्रांति तो हमने पढ़ा, ऑस्ट्रिया के बारे में, मेटरनिख के बारे में पढ़ा था। ये दोनों देश यहाँ पे इटली में आकर कुछ कुछ जगह पर अपना अधिकार कर लिए थे, मतलब ये दोनों बांट लिए थे, ठीक है ना। इटली को एक तरह से गुलाम बना लिए थे। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। मतलब ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो। वो हमेशा उसका विरोध करेंगे और ये अवश्य होगा, ठीक है ना। मतलब कि देखिए, कहने का अर्थ है कि अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया इटली के लोगों को एक होने देगा, तो उन्हें पता था कि अगर ये लोग एक हो गए तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए ये चाहते थे कि भाई इन लोगों में एकता न आए। जैसे हमारा देश क्या था, जब देश में एकता नहीं थी तो अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे। उनकी नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो।
तो हर जगह कोई भी देश अगर दूसरे देश पर ज़बरदस्ती जाकर हथियाता है तो वो चाहता है कि वहाँ के लोगों में एकता की भावना ना जगे, राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर राजधानी रोम, राजधानी रोम का अर्थ है इटली की राजधानी कहाँ है जी? रोम, इसको याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम होता है, भी पोप के प्रभाव में थी। पोप मतलब होता है पुजारी, पृष्ठ। तो ये प्रॉब्लम यही नहीं था, ऑस्ट्रिया भी था, फ्रांस भी था, और तीसरा प्रॉब्लम था पोप, यानी पंडित जी लोग था ना वहाँ का, वो लोग भी चाहता था इटली पे राज करने के लिए। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। देखिए आप एक लाइन है, धार्मिक दृष्टिकोण से, मतलब पंडित लोग चाहता था कि कोई भी काम धर्म के अनुसार हो, उनके अनुसार हो, ना कि राजाओं के। मतलब ये चाहते थे कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस या कोई भी राजा यहाँ पे न रहे, उनके जगह पे हम पोप यानी हम लोग फादर जो होते हैं ना वो रहें। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी मौजूद थी। तो मतलब इटली के एकीकरण में बहुत सारी समस्याएं थी जो हमने जाना। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। हाँ, ये सारी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी उसी टाइम से अब लोगों के मन में हो गया था कि भाई जब तक ये विदेशी लोग, ये पंडित जी लोग हम पे शासन करेंगे, कभी भी हम लोग को सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों के मन में अपने देश का एकीकरण करने के लिए भावना जगने लगी थी। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। फ्रांस में घटना होने का अर्थ क्या हुआ कि फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी, जो पूरी दुनिया उसको देखा और उसी का अनुसरण करके लोग आज़ाद होना चाहते थे। तो इटली में भी आया कि भाई अगर फ्रांस के लोग जब राजा का विरोध करके राजा को भगा सकते हैं तो हम लोग भी इनका विरोध करें तो ये भी लोग चले जाएंगे। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नव जागरण और एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब नेपोलियन ने जो सैन्य अभियान किया था, तो भले ही डायरेक्ट उसने इटली का एकीकरण नहीं किया, यहाँ पे लिखा है अप्रत्यक्ष रूप से। एक होता है प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वो एकीकरण नहीं किया इटली का, लेकिन इनडायरेक्टली वो किया था। इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। यानी जब इटली को जीत लिया था तो ऐसा नहीं कि उस पर वो शासन किया, उसे क्या किया, 3 गणराज्य में बांट दिया, 3 राज्यों में बांट दिया। जो अलग अलग कई राज्यों में बटा हुआ था उसको मात्र 3 राज्य में गठित कर दिया। और वो 3 राज्य कौन कौन? सिस्पाइन गणराज्य, पहला गणराज्य था सिस्पाइन, दूसरा था लिगुलियन और तीसरा था ट्रांसपेडेंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि नेपोलियन ने कौन कौन से 3 गणराज्य का निर्माण किया इटली में? तो आप कहेंगे सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेंट। इसको याद रखेंगे, ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। चुस्त दुरुस्त मतलब होता है मजबूत, यानी यातायात व्यवस्था मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जो हम लोग जाते हैं उसको यातायात बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं जाना हो तो हम लोग बस, ट्रेन या और भी सवारी का प्रयोग करते हैं, तो वो सभी यातायात व्यवस्था है, साधन है। तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक साधन के अधीन लाया। और उसने क्या कहा कि 3 राज्य होंगे और 3 राज्यों के ऊपर एक देश होगा जो इन तीनों राज्यों को भी कंट्रोल करेगा, मतलब जिस तरह इस समय इंडिया में है। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई, मतलब लोग के मन में आई कि भाई सही बात है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तभी जाकर हमारा भी विकास हो सकता है। नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 गणराज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। देखिए जब यहाँ से नेपोलियन चला गया, यानी कि मर गया, लगभग मर ही गया, उसके बाद तो आप लोग पीछे पड़े हो कि मेटरनिख का युग आ गया, फिर से वहीं पुराना वाला सिस्टम सारा चीज़ वहीं लगा दिया सब, ठीक है ना। लेकिन एक काम हुआ कि 2 गणराज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया को एक में मिला दिया गया। हाँ, तो इटली की मतलब एकीकरण स्टार्टिंग हो चुकी थी। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। अब क्या हुआ कि 1820 से ही, मतलब शुरू में ही पढ़े कि 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। और उसी टाइम एक दल बना कार्बोनरी, एक गुप्त दल बना। गुप्त मतलब होता है छिपा हुआ दल, जो नहीं जान पाए कि दल किसका है। तो एक कार्बोनरी दल बना राष्ट्रवादियों द्वारा, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध, ठीक है। और इस छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना था। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एक दल बना कार्बोनरी। क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि कौन सा गुप्त दल इटली में बना था, तो कहेंगे कार्बोनरी। उसका उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित करना था। यहाँ पे एक वर्ड है छापामार युद्ध। देखिए छापामार युद्ध का अर्थ होता है
कि पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है और उसको हम डायरेक्ट सामने से अटैक नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको नहीं हरा सकते, हमारे पास ताकत कम है, सेना कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको पीछे से अटैक करेंगे। मतलब वो कहीं जा रहा है, अचानक हमला कर दिए और जितना उसको हानि पहुंचाना पहुंचा दिए, तुरंत वहां से भाग गए। मतलब कि नुकसान भी पहुंचा देना और अपने आप को भी बचा लेना छापामार युद्ध कहलाता था। ये युद्ध का प्रयोग महाराणा प्रताप भी करते थे, महाराणा प्रताप भी करते थे इसका उपयोग। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजीनी का संबंध इसी दल से था। देखिए, एक इटली का बहुत ही प्रसिद्ध नेता था, ये इटली के एकीकरण चाहता था, उसका नाम मेजीनी था, पूरा नाम जोसेफ मेजीनी। तो इसके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, कि आप लोग किताब में देख सकते हैं कि अगला टॉपिक नीचे लिखा होगा मेजीनी, तो हम लोग केवल कल मेजीनी के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना चाहता। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मतलब जब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपको याद है पिछले हम क्लास में पढ़े हैं, तो उसको देख करके इटली में भी लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। मेजीनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजीनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब मेजीनी चाहता था कि इटली का क्या कर दे, एकीकरण कर दे, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिख था वो ऐसा होने नहीं दिया। और अंत में जब मेजीनी को लगने लगा कि जब मेटरनिख मुझे पकड़ लेगा तो जान से मार देगा, तो वो यहाँ से भाग गया। पलायन करना मतलब होता है भाग गया। तो इस तरह ये देख सकते हैं कि ये मेटरनिख है, पहले भी आप लोगों को दिखाए हैं। तो इस तरह आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। देखिए, जितना भी रेड कलर से जो कलर किया जाता है, आप लोग उसको भी अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव इसी से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं ऑब्जेक्टिव आपको एकदम लिखवाऊंगा, बहुत शानदार शानदार, एकदम बोर्ड मॉडल होगा। तो चैनल को बस आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं, और जो लोग इसका पहले का भाग नहीं देखे, मतलब कि पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पार्ट 1, 2, 3 का मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से इसका वीडियो देख सकते हैं, और तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही।